इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस के केवल वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एमसीक्यू में पूछे गए हैं। ठीक है। और जो लेंदी क्वेश्चंस हैं जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स और केस स्टडी वगैरह, तो उनको हम जो है सेपरेट दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। एमसीक्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो हमारे एमसीक्यूज गलत ना हो, इसके लिए एमसीक्यू के लिए मैं एक अलग वीडियो अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 points, 2 point charges with 1 by r square, r being the separation between the two charges q1 q2 and q2 q3. q2 is positive and least in magnitude, and then the magnitudes of q1 q2 and q3 are such that। ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हम आपको जो है q1 और q2 q3 के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके लिए f और 1/r² का ग्राफ बना करके दे रहे हैं। तो इस पे आप जो है अरेंजमेंट करके दिखाइए कि ये जो Q1 Q2 और Q3 है ये इसमें से किस ऑर्डर को पर्टिकुलरली फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक जानकारी है कि Q2 जो है वो पॉजिटिव है और लीस्ट है मैग्नीट्यूड में, मतलब Q2 सबसे छोटा है, राइट। ठीक है। Q2 इज लीस्ट। Q2 क्या है? लीस्ट, सबसे छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एक वैसे तो आप इस क्वेश्चन को सेंस से बना सकते हैं, बट एक टेक्निकल चीज मैं आपको बता देता हूँ ताकि कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए या न्यूमेरिकल निकालना पड़े, खाली ऑर्डर सेट ने करने के बजाय न्यूमेरिकल निकालना पड़े, तो वो भी हम लोग अप्रोच कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे सीधे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो ये जब स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम स्लोप निकाल लेते हैं सीधा सीधा लाइन का। ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर यहाँ पर आप स्लोप निकालेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा वाई में फोर्स लिखा हुआ है, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स में क्या है, 1/r² है। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो आंसर क्या बनेगा, F × r² बनेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से स्लोप को आगे बढ़ाते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू फोर्स। अब देखिए, मान लो मैं इसको लिखता हूँ लाइन नंबर 1। ठीक है। तो पहली वाली लाइन के लिए, ऊपर वाली लाइन जो पॉजिटिव एक्सिस में गई हुई है हमारी, उसके लिए हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए फोर्स की वैल्यू जरा निकालिए। तो फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r² × r²। ठीक है। r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 × Q2। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्लोप है वो डिपेंड कर रहा है काहे पे, Q1 और Q2 पे। 1/4πε0 पे डिपेंडेंसी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर थोड़े कन्वीनियंस के लिए स्लोप इक्वल टू सीधा सीधा लिख देता हूँ Q1 × Q2। इसका मतलब Q1 Q2 का वैल्यू जितना बड़ा होगा, स्लोप भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सीधा कंपैरिजन कर लीजिए। ये थी लाइन नंबर 1, ऐसे इसको हम लोग दे देते हैं लाइन नंबर 2। तो ऐसे स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2, दूसरी वाली लाइन का जब स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम टू सेम प्रोसीजर के साथ Q2 × Q3 आएगा। ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है कि Q2 तो लीस्ट है, तो हम Q2 को फिक्स मान लें। यहाँ से Q2 को क्या कर लिया जाए, फिक्स कर लिया जाए। तो Q2 तो सबसे छोटा है भाई, ये हमें पता लग गया। ओके। अब देखो लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 1 थी। लाइन नंबर 1 का जो स्लोप है और लाइन नंबर 2 का जो स्लोप है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो लाइन 1 का स्लोप ज्यादा है। अगर लाइन 1 का स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब Q1 की वैल्यू ज्यादा रही होगी, और लाइन 2 का स्लोप थोड़ा सा कम है पहले से, तो Q3 की वैल्यू कम रही होगी। तो इसका मतलब Q2 सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा Q3, और उससे बड़ा हो जाएगा आपका Q1। तो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए Q2 Q3 एंड Q1। और इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। ठीक है। ऑप्शन ए इसका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू चार्जेस -q each आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस a एंड b ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक है। तो हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं, -q एंड +q each, विच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन करके तैयार है भाई। हियर इज अ ट्राइंगल। तो एक सेकेंड, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। हाँ, ए बी एंड सी, पॉइंट सी। ठीक है। अच्छा, अभी कह रहा है टू चार्जेस -q ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी। तो यहाँ पर -q रखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है, -q रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो m है, ये जो पॉइंट m है यहाँ पर,
यहाँ पर ए बी का ये मिड पॉइंट है, ठीक। अब इसने बोला कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल पॉइंट अलोंग, तो हमें डायरेक्शन पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है, पॉइंट सी पे निकालनी है, तो आपको याद ही होगा हम टेस्ट चार्ज +1 ला करके यहाँ पर रखते हैं। तो अगर +1 यहाँ पर ला करके रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है ए पे, ये पॉजिटिव चार्ज है सी पे, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब सी ए के अलोंग, कहाँ के अलोंग, सी ए के अलोंग, ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर बी पे रखा हुआ -q जो है सी पे रखे हुए +1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो हमारा जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेते हैं। अब वेक्टर के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ आएगी, इन दोनों के सेंटर से निकलेगी। एक चीज का ध्यान रखना, सेंटर से ही निकलेगी, अभी एकदम एग्जैक्ट सेंटर से। क्यों निकलेगी, क्यों, क्योंकि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे। कैसे होंगे, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मैंने AC का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर पॉइंट बी की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AC और BC की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों जगह E1 और E2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, इसको ER लिख देता हूं मैं, ये जो रिजल्टेंट आने वाला है हमारा, ये रिजल्टेंट एकदम एग्जैक्टली सेंटर से पॉइंट आउट करेगा, तो ये CM के अलोंग जाएगा। कहाँ के अलोंग जाएगा, CM के अलोंग जाएगा। तो पॉइंट अलोंग CM, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, एकदम करेक्ट ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस इज कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। अच्छा, एक इसका एक सीधा सीधा मैं आपको फंडा बता देता हूँ। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अरे ई इक्वल टू क्या हुआ करता था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, मतलब एक तरीके से है तो फोर्स ही ना, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने कैलकुलेट करी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली होगी तो 11th में आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी केवल उन्हीं फोर्सेस की निकाली जा सकती है जो कंजर्वेटिव होते हैं। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, जितने भी इस दुनिया में कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, सभी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट करी हुई थी, तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव तो है, ठीक है। तो हमारा कंजर्वेटिव वाला कोई ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हमें कंजर्वेटिव वाले दिखाई देते हैं। तो ना तो ऑप्शन सी सही होगा, ना ही ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव को इंक्लूड करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है क्लोज लूप नहीं बना सकती ना, क्यों, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। अगर स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है तो हमारे पास ऑप्शन है कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए पर्टिकुलरली सही हो जाएगा, ठीक हो गया। बढ़ा जाए आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ सेम मास हैविंग चार्जेस q and 4q respectively are accelerated from rest through potential differences v and vb such that they attain same kinetic energy। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिल रही है वो क्या है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी हमें क्या देखने को मिल रही है, सेम काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों ही चार्जेस की सेम काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिल रही है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, ये क्या है भाई, ये गड़बड़ हो गया, ओके लिव इट, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको जो है रेशियो निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही होगा क्या होता है, V = W/Q, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, वर्क, जो वर्क होता है, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस, 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जो वर्क है वो जो है एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर किया जा सकता है। तो वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
क्योंकि एक्सेलरेशन आ रही है और चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करे जा रहे हैं, तो मूव कर रहे होंगे। अगर मूव कर रहे होंगे तो वर्क की जगह आप जो है काइनेटिक एनर्जी का सब्सटीट्यूशन मार सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो पहले वाले चार्ज के लिए देख लेते हैं। VA इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पहले चार्ज की 1 मान लेता हूं, डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज पहले का कितना है, Q है भाई। ठीक हो गया। अच्छा ऐसे ही दूसरा निकालिए आप, VB दूसरे वाले पार्टिकल के लिए। काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल की हम मान लेते हैं K2 डिवाइड बाई चार्ज। दूसरे वाले का चार्ज कितना, 4Q है, तो उसको कर लेते हैं 4Q। अब ये क्या बोलता है कि VA अपॉन VB निकाल करके दे दो हमें, तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 अपॉन Q डिवाइड बाई K2 अपॉन 4Q। ठीक है, तो यहाँ से VA अपॉन VB इसको जरा कैलकुलेट किया जाए, तो ये ऊपर टॉप में चला जाएगा, तो K1 इंटू 4Q डिवाइडेड बाई K2 इंटू Q। Q से Q कैंसिल। अच्छा अब देखो, हमें पहले ही इंफॉर्मेशन पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि भैया K1 इक्वल टू K2। अगर K1 इक्वल टू K2 है तो K1 और K2 भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास, VA अपॉन VB इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक हो गया सर, आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्पेस चाहिए होगा। यस, ऊपर वाला पोर्शन हटा ही दिया जाए यहाँ से थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम हटा लो यहाँ से थोड़ा सा। यस, ठीक है, इतने में काम बन जाएगा। Yes. A parallel plate capacitor is charged by a battery. The battery is then disconnected and the plates of the charged capacitor are then moved farther apart. In this process, इनमें से क्या ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। कैपेसिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकली, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। देखिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ बना लिया जाए एक छोटा सा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको आपने जो है एक बैटरी से चार्ज कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका कर लूँ। जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा लें यहाँ से। यस, तो ये इसका टर्मिनल हो गया इस तरफ, ऐसे ही इस तरफ इसका ये टर्मिनल हो गया इस तरफ। इधर मान लो पॉजिटिव, इधर मान लो नेगेटिव। तो आपने ये जो है कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ठीक है, ये कैपेसिटर आपने चार्ज कर दिया। अब इसने क्या बोला कि इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, तो बैटरी गई यहाँ से। अब देखो जैसे ही बैटरी डिस्कनेक्ट करोगे तो चार्ज के फ्लो करने के लिए कोई पाथ ही अवेलेबल नहीं है। तो पहले जितना चार्ज था अब बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा। ठीक है, तो हम बोल देते हैं Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल। चार्ज उतना ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लो कर ही नहीं पाएगा। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब ये कह रहा है कि बैटरी हटा दी। अच्छा अब अगर बैटरी हटाई तो पोटेंशियल चेंज हो सकता है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बनाने वाली एक ही चीज अवेलेबल थी, बैटरी, वही आपने हटा दी। अब पोटेंशियल की कहानी अभी देखते हैं। अब आगे क्या इंफॉर्मेशन है, द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर आर देन मूव्ड फार्दर अपार्ट। अब इन प्लेट्स को दूर करो, तो दूर करने से क्या होगा, देखो पहले हम इसकी कैपेसिटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे नहीं। तो सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मान लो ये इसकी इनिशियल कैपेसिटी है, तो जो फाइनल कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसने क्या बोला कि प्लेट्स को दूर किया, इसका मतलब ये डी की वैल्यू को बढ़ाया। डी की वैल्यू को बढ़ाया तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो कैपेसिटी फाइनल कैपेसिटी है बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद, वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज करेगी। जो कैपेसिटी की वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो यहां से V निकाल लो आप। V निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। अब आपने अभी बोला कि सर कैपेसिटी तो डिक्रीज कर रही है। अगर कैपेसिटी डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो मैं V फाइनल के लिए क्या लिख सकता हूं कि भैया ये जो है इंक्रीज कर रहा है। गॉट इट। अच्छा इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था, पहला था चार्ज, चार्ज हम निकाल चुके हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोला, फिर कैपेसिटेंस बोला, तीनों चीजें हम निकाल चुके हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पूछते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, अच्छा अब देखो,
अब यहाँ पर क्या हुआ कि Q तो कांस्टेंट है तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। Q इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कांस्टेंट, इनिशियली लिख देना चाहिए था। अब देखिए यहाँ Q का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कांस्टेंट है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो चेंज करने वाली क्वांटिटी हमारे पास बचती है वो क्या बचती है, कैपेसिटी बचती है। अब आपने ऊपर बोल दिया कि कैपेसिटी डिक्रीज कर रही है भैया, आप कैपेसिटी को आप जो है डिक्रीज कराओगे। आप जब कैपेसिटी डिक्रीज करेगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, आंसर जरा चेक करें। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, नहीं कांस्टेंट है, गलत बात। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है, हमने पोटेंशियल के बारे में क्या जानकारी लिखी, इंक्रीजेस, नहीं ये भी गलत हो गया। अगला, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, कैपेसिटी के बारे में क्या निकाला हमने, डिक्रीज निकाला था, ये बोलना इंक्रीज, नहीं ये भी गलत है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, यस यू जो है इंक्रीज करवाया था, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सर वो कौन सा होगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। मेरे ख्याल से समझ आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस सर। A thin plastic rod is bent into a circular ring of radius r. It is uniformly charged with linear density lambda. The magnitude of the electric field at its center will be. एक प्लास्टिक रॉड थी, कुछ इस तरीके से एक प्लास्टिक रॉड पहले से रखी हुई थी हमारे पास, ठीक है, इस पे चार्ज बिखरा हुआ था। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इसकी एक रिंग बना दी, सर्कुलर रिंग बना दी। तो ये पकड़ा इन्होंने, एक सर्कुलर रिंग बना करके छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने ये सर्कुलर रिंग बनाया तो इन्होंने बोला कि इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद डेंसिटी लेमडा। अब लेमडा क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। तो लेमडा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो कि लेमडा जो है पॉजिटिव है, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेमडा को पॉजिटिव माना, तो इसका मतलब लेमडा अगर पॉजिटिव है तो इस रिंग पे कैसा चार्ज इमेजिन कर सकते हो आप, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर ये रिंग है और पॉजिटिव चार्ज अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो ये तो सिमेट्री वाला पॉइंट हो गया। अब अगर इसके सेंटर पे ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये हम सेंटर ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट ओ इसको मेंशन कर दिया जाए। अब अगर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है सर, तो सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो चारों तरफ से सिमेट्री है, तो यहाँ पर सिमेट्री वाली कंडीशन आपने ऑलरेडी बना रखी है बहुत ज्यादा। तो सिमेट्री की वजह से सेंटर पे पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि कहता है कि आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, बढ़ा जाए आगे की तरफ। अगला सवाल, 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पैरेलल कनेक्टेड है तो मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं एक काम करता हूं, पैरेलल कनेक्शन है तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सीपी पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ऐसे कहां तक, सी 10 तक चला जाएगा। तो सीपी इक्वल टू सारे 1 माइक्रोफेरेड के हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक जाएगा, 1, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो पैरेलल कैपेसिटी जो टोटल कैपेसिटी आई वो कितनी आ गई आपके पास सर, 10 माइक्रोफेरेड। एक काम करते हैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए यहीं पे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बोलता है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, और वोल्टेज हमें दिया हुआ है कितना, 100 वोल्ट का सोर्स दे रखा है। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम विल बी यू इक्वल टू, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू वी स्क्वायर कितना है, 100 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे लाते हैं इसको, तो ये हो गया 1/2, 1/2 इस यहीं पे काट देता हूँ, तो ये हो गया 5, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 100 का क्या था, स्क्वायर बना हुआ था हमारे पास, 100 का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 2, ये हो गई 2 2 जा 4, इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। क्या कोई ऑप्शन है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल, 5, यस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल, दैट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged sphere of radius r has surface charge density sigma. The electric field on its surface is E. The radius of the sphere is doubled, keeping charge density the same. The ratio of electric field on the old sphere to that on the new sphere will be. काफी इंपॉर्टेंट सवाल सर, बहुत अच्छा सवाल है।
इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट बहुत टाइम गलत करके आते हैं। कैसे गलत करके आते हैं मैं ये भी बताता हूँ आपको। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास एक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर मान लीजिए अपने पास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है और इसका जो रेडियस है वो हम आर मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक। तो इसका रेडियस आर है। अब आपको पता है कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बच्चा क्या करेगा, इसी फॉर्मूले को यूज करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना हो गया ओरिजिनल कंडीशन में, जैसी वो दूसरी कंडीशन लगाएगा तो बोलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2r का स्क्वायर, ठीक है। वो फिर इसको पकड़ करके रेशियो कैलकुलेट कर देगा और आपका आंसर यहां से गलत हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड को यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। पहले इस पोर्शन को अननेसेसरी है, इसको हटा दूं। मैं ये बता दिया कि ये इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, इस क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा देखिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हेयर आर इज द रेडियस, ओके। हम इसके सरफेस की बात कर रहे हैं, कहां पर बात कर रहे हैं, सरफेस, ठीक है। तो ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर रख दूं ऐसे, तो Q/4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो ई ऑन सरफेस इक्वल क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, Q/A। अब चार्ज पर यूनिट एरिया ये क्या बनता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है सर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, वो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इट हैज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा को इंक्लूड करना है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज ई इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल, ठीक है, स्फीयर का रेडियस डबल किया, लेकिन कीपिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको क्या रखा है इन्होंने, सेम रखा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है सर। तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंक्लूड करते हुए ही सवाल बनाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ओल्ड जब रेडियस आर थी तो ई जीरो अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपने न्यू ई एन कर देता हूं, तो नया वाला जब आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो आपने क्या किया था, रेडियस को डबल कर दिया था, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रखी थी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पुरानी की तरह रखोगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ई ओल्ड अपॉन ई न्यू, आंसर विल बी 1। जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, सॉरी 1 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी हुई है, सेम बनी हुई है। आई बात समझ में। तो इस पर्टिकुलर सेकंड वाले, ये जो सेकंड है इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ए ऑप्शन, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चंस में मिस्टेक मत कीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें इस पे चलना है, ओके सर। अगेन एक और काफी अच्छा सवाल हमें देखने को मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Two charged particles P and Q having the same charge but different masses MP and MQ start from rest and travel equal distances in uniform electric field E in the time TP and TQ respectively. Neglecting the effect of gravity, the ratio TP upon TQS, ठीक हो गया। तो ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप तो कर लीजिए। सपोज कीजिए ये हमने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया हुआ है ऐसे, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है, कहाँ की तरफ, सीधा आगे की तरफ जाएगी। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है पार्टिकल नंबर पी, ऐसी दूसरा पार्टिकल है पार्टिकल नंबर क्यू। इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो सेम है। तो सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे मान लिया, आप नेगेटिव से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया दोनों पे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनके मासेस अलग हैं, ठीक है, बाद में यूज करेंगे इसको। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो दोनों के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q, ठीक है सर। अलग अलग सेपरेशन कर दिया जाए इनके लिए। एक सेकेंड, लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, इसको हटाता हूँ मैं, दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस।
सेपरेशन हो गया। नाउ यस, तो दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये वाले भाई साहब की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है। अच्छा, दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस, मान लो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने भी एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन देखो ध्यान से सुनना, जब ये जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे होंगे तो इन पे एक फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल टू क्यू। अब फोर्स लग रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है इन पे एक्सेलरेशन भी आएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन m फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो A इक्वल टू क्या हो गया, F क्यू ई डिवाइड बाई एम। ठीक है, इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पे जो एक्सेलरेशन लगेगा पहले वाले पार्टिकल पर का एक्सेलरेशन, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, एम माने एम पी, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, क्यू ई अपॉन मास ऑफ क्यू, ये लग जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला कि इसको ट्रेवल करने में टीपी टाइम लगता है, इसको ट्रेवल करने में टी क्यू टाइम लगता है, तो ये टीपी और टी क्यू का रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस पे जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करने जा रहा हूं, देखो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट यूज करूंगा। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, पी वाले ने एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो एस इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो पहला टर्म पूरा जीरो हो गया, इसको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, हाफ एक्सेलरेशन क्या है, क्यू ई अपॉन एम पी इंटू टी, इसका जो टाइम है वो क्या है, टी पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले पार्टिकल के लिए डिस्टेंस एस कवर करिए, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये पॉइंट जीरो हो गया, प्लस 1/2 क्यू ई अपॉन एम क्यू ऑफ टाइम क्यू का स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, अब ये क्या बोलता है कि इन दोनों का जो टाइम का जो रेशियो है वो आप हमें कैलकुलेट करके दीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी एस लिखा हुआ है, यहाँ भी एस लिखा हुआ है, दो इक्वेशन बन रही है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं आपस में। तो यहाँ से बनेगा हाफ क्यू ई अपॉन एम पी इंटू टी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ क्यू ई अपॉन एम क्यू इंटू टी क्यू का स्क्वायर। ठीक है सर, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल हुआ। अब ये बोलता है कि टीपी अपॉन टी क्यू निकालो, तो टीपी यही रहने देता हूँ, टी क्यू को यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा टीपी का स्क्वायर अपॉन टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला जो एम पी है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, ये बनेगा एम पी अपॉन एम क्यू। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, टीपी स्क्वायर अपॉन टी क्यू स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना क्या है, हमें तो खाली टीपी अपॉन टी क्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा टी पी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम पी अपॉन एम क्यू। क्या कोई ऑप्शन है एम पी अपॉन एम क्यू करके, एम पी अपॉन एम क्यू, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एम पी अपॉन एम क्यू, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे की तरफ, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इस पोर्शन को मैं हटा दूं ताकि नीचे हमारे लिए जगह हो जाए थोड़ा सा, वरना फिर स्लाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे। यस सर, सो इसको हटा दिया जाए यहाँ से, दैट्स इट, काफी जगह हो जाएगी। हाँ, अगला सवाल देखिए, फिर से आ गया वही मैं कह रहा था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कभी कैलकुलेट करने के लिए आएगी तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का कैलकुलेशन आपने करके देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ऊपर स्लोप का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या बोलता है कि अगेन वही ग्राफ हम आपको दे रहे हैं, नाउ द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 बाई Q3 इज व्हाट। ठीक है, Q1 और Q3 का जो रेशियो है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बोलता है। तो हमने क्या किया था ऊपर, सेम टू सेम उसी तरीके से कर लेंगे, स्लोप निकाला था, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एफ डिवाइड बाई, सॉरी एफ डिवाइड बाई 1 बाई आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आया था, एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्लोप स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। ठीक है, तो हमें स्लोप देखने को मिल रहा था क्या, स्लोप इज इक्वल टू देखने को मिल रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको लाइन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको लाइन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है, लाइन नंबर 1 का स्लोप जो है
कैसे निकाल सकते हो आप? देखो लाइन वन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप का तो एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है Q1 Q2। और इसी तरीके से लाइन नंबर 2 का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन टेन 60 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सर Q2 into Q3। अब निकालना क्या है, Q1/Q3, तो एक काम करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं पकड़ करके। ठीक है, इन वैल्यू को पकड़ो, आपस में डिवीजन मार दो। तो टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, और टेन सिक्सटी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, √3 होती है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, Q2 गया, क्या बचेगा, Q1/Q3। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1/3 इक्वल टू Q1/Q। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन है 1/3 करके? एक सेकंड, थोड़ा ऊपर स्लाइड कर ले। यस, ऑप्शन नंबर डी इज गिवन 1/3। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सर। ओके, लास्ट सवाल है, a point charge situated at a distance r from a short electric dipole on its axis experiences the force F vector. If the distance of the charge is 2r, the force on the charge will be। ठीक है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमें कंसेप्ट लगाना है यहाँ पर। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको याद होना चाहिए इसके लिए। सपोज करो ये हमारे पास एक चार्ज है और इसी से थोड़ी दूरी पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है सर, यहाँ पर, इधर पे, यहाँ रखते हैं -Q, यहाँ रखते हैं +Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता ही होती है, ये होती है कितनी, 2a। और यहाँ एक सेंटर मान लिया करते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ ऐसे एक डिस्टेंस r हुआ करती थी, और यहाँ पर हम लोग रखा करते थे एक पॉइंट P। ठीक है, फिर इस पॉइंट P पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट किया करते थे। ठीक सर, अभी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, नॉट अ बिग डील, फोर्स भी वही होगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, F एट पॉइंट P विल बी Q इंटू E। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है तो सवाल सॉल्व हो गया। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ये हो गया, मान लो जो है पॉइंट P पे हमें फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं, कैसा, क्या रख दिया जाए, Q0 रख दिया जाए। Q0 इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, एक्सियल पॉइंट का है ना फॉर्मूला, शॉर्ट डाइपोल में एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला यही तो होता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, हम इसको इनिशियल फोर्स मान लेते हैं। अभी क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, जो डिस्टेंस है वो 2r कर दो, तो नया फोर्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की जगह क्या कर दो आप, 2r लिख दीजिए, 2r का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/2 2 जा 4 2 जा 8 8r³ हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/8 बाहर निकाल लिया जाए, 1/8 को बाहर निकालते हैं, Q0 ऐसे रखो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r का क्यूब। ठीक है, ये टर्म देखिए, Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ ऑलरेडी निकाल करके आए हैं, ऊपर F1 की वैल्यू है। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 ऑफ F1। ठीक है, तो नया जो फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स का कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं खत्म। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो